नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, यशो पंचनमुखारो शब्बपाबप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण और समास प्रकरण में समास का अर्थ हम लोग देखे थे कि संक्षेप अर्थात किसका संक्षेप? पदों का संक्षेप, अर्थात अनेक पदों को एक पद में करना। किस प्रकार का? तो अखंड अर्थ को दर्शाने वाला, अखंड अर्थ को दर्शाने वाला ऐसे अनेक पदों का जो समुदाय है और उसी समुदाय को यानी भिन्न अर्थ भिन्नार्थक पदानम जो समुदाय यानी भिन्नार्थक पदों का जो समुदाय स्वरूप है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समास कहा जाता है। और ऐसे ही समास के सर्वप्रथम हम देखे थे कि एक द्वंद्व समास। जैसे तो समास के कितने प्रकार है? समास के मुख्य कितने प्रकार? चार प्रकार के। सही है, 4 प्रकार के समास है, जिसमें प्रथम नंबर लुप समास, दूसरा नंबर में आलोप समास, तीसरे नंबर में नित्य समास और चतुर्थ नंबर में अनित्य समास। सही है। और प्रायोगिक दृष्टि से देखा जाए, प्रायोगिक दृष्टि से भी समास कितने प्रकार? 4 प्रकार। उनमें से क्या है? प्रथम नंबर द्वंद्व, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष, तीसरे नंबर पे अव्ययीभाव और चतुर्थ नंबर पे बहुब्रीहि समास, जिसमें से द्वंद्व समास के और भी भेद हैं, लेकिन उन भेदों को हम लोग मध्यमा में देखेंगे। ठीक है, अभी जो है अभी के लिए द्वंद्व समास इतना ही, अर्थात द्वंद्व समास का विग्रह किससे होता है? च अव्यय से। ठीक, सही है, यानी च अव्यय से द्वंद्व समास का विग्रह किससे? तो च अव्यय से किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि सबसे पहले तो यहां पर तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी उनके भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि विभक्ति तत्पुरुष है, नय तत्पुरुष है, कर्मधारय तत्पुरुष है, इत्यादि अनेक प्रकार के। उनमें से एक तत्पुरुष यहां पर लिया गया है। कौन सा है? वह षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी अर्थात ये विभक्ति तत्पुरुष में से एक तत्पुरुष को यहां पर ग्रहण किया गया है। विभक्ति अर्थात कितने विभक्तियां हैं? तो 7 विभक्तियां हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण। और इसी विभक्ति को हम क्या कहते हैं कि कर्ता को कौन सी विभक्ति? प्रथमा। ठीक है, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंधक को षष्ठी और अधिकरण को सप्तमी। तो इसमें जो है कि जो समास विभक्ति से अर्थात जिसका विग्रह विभक्ति से किया जाए, अर्थात विग्रह जिसका विभक्ति से किया जाए, वह कौन सा समास है? तो वह समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तो वह विभक्ति तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास क्या है कि अन्य समास यानी द्वंद्व समास से इतर, यानी द्वंद्व समास और कौन सा? द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास से जो इतर प्रकार के समास हो, इतर अर्थात अन्य, जो अन्य प्रकार के जो समास हो, उस समास को क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। और उसी तत्पुरुष में एक है
कि षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष में इतना निश्चित है, जिसमें विग्रह करते समय हम देखे थे कि समास के विग्रह जब करें, या तो जब भी सामासिक पद हो वो कितने पदों से बनते हैं, कम से कम कितने पद होते हैं उसमें? दो पद, यानी कम से कम दो पदों का समास होता ही है। तो कोई भी सामासिक पद होगा तो उसमें दो पद उसे विभाजित करना ही पड़ता है, जिसमें पूर्व के पद को क्या कहा जाता है, अर्थात प्रथम अवयव को क्या कहा जाता है, सामासिक पद का प्रथम अवयव को पूर्व पद, और अंतिम यानी चरम अवयव को उत्तर पद। तो इसमें भी इस षष्ठी तत्पुरुष में जिसका पूर्व पद, विग्रह में पूर्व पद को कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष में पूर्व के जो पद हो वो हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही होगी। इसलिए यहां पर कहा गया षष्ठंत नाम अपने साथ संबंध रखने वाले नाम के साथ समास के रूप में जुड़ते हैं, उसे कौन सा तत्पुरुष कहा जाता है? षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। अर्थात कोई भी समास हो उसमें दो प्रकार के पद, कहने दो प्रकार के पद हम लोग यहाँ पर देखें, एक कौन से? एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद में जो रहा हुआ जो नाम है उसको कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। उसे हमेशा वो षष्ठी विभक्ति में ही होगी। तो ये, और इस समास की प्रमुख अर्थात इसका अधिकार, या तो इसमें किसकी विशेषता है, कौन प्रधान है इसमें? तो इसमें प्रधान हमेशा उत्तर पद होता है। कौन सा पद होता है इसमें? उत्तर पद की प्रधानता है। जैसे कि हम लोग द्वंद्व समास में देखे थे, द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता है? तो द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है। उभय पद मतलब जिसमें दोनों पद की, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी। लेकिन इस समास में अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता है? उत्तर पद। ये उत्तर पद की प्रधानता वाली ये क्या है कि ये समास है जिसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यहां पर एक उदाहरण देखेंगे, क्या लिखा गया है यहां पर? वनौषधम। वनौषधम, सही है, वनौषधम। तो इसमें दो पद है, ये तो निश्चित है, सामासिक पद है, यानी इसमें दो पद है। कौन सा? एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? पूर्व पद हाँ, पूर्व पद सिर्फ वन। क्या है पूर्व पद में? क्या है? वन है। और उत्तर पद में क्या है? औषधम, सही है। उत्तर पद में क्या है? औषध। ठीक है, इसका प्रथम यहां पर लिया गया। तो इसमें मुख्य किसका बोला गया है कि ये पूर्व पद मुख्य नहीं है, लेकिन मुख्य कौन है? उत्तर पद। इसमें मुख्य क्या है? औषधि मुख्य है। औषधि कहां का है वो मुख्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस समास का मुख्य क्या है? औषध है। अर्थात औषध, औषध जो है वो मुख्य है। कहां का औषध है वो मुख्य नहीं है। और कहां का यानी जिसके साथ संबंध धराते हैं उसे संबंध को कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। इसलिए ये पूर्व पद की प्रधानता नहीं, ये किसकी प्रधानता से बनी है? उत्तर पद की प्रधानता से यह समास होती है, जिसमें उत्तर पद के यहां पर प्रधानता है। वही बात यहां पर कहा गया है, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद ऐसे दो पद होते हैं। ठीक है, और उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्यों उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तो अभी समझाएं। ठीक है, जितने भी है, जैसे बियन नीरम, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? पूर्व पद में क्या है? तो पूर्व पद में इसमें बियत नहीं, तो आधा है बियत। क्या है? बियत। और उत्तर पद में क्या है? नीर शब्द है। और उसका प्रथमा एक वचन किया गया है यहाँ पर नीरम। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। इसमें मुख्य आकाश नहीं है। बियत का मतलब क्या होता है? आकाश होता है ना, आकाश। तो आकाश मुख्य नहीं है, क्या मुख्य है? पानी। कहां का पानी है, कहां का है वो मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? जो प्रथमा में है। इसीलिए तो उत्तर पद को कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा। क्योंकि उत्तर पद को जो प्रधान है, और प्रधान को कौन सी विभक्ति होती है?
प्रथमा प्रथमा। इसीलिए यहाँ पर उत्तर पद को कौन सी विभक्ति, जैसे कि देखिए औषधम कौन सी विभक्ति, प्रथमा। प्रथमा नीरम कौन सी विभक्ति, प्रथमा प्रथमा। उसी प्रकार ईशुहु कौन सी विभक्ति, प्रथमा प्रथमा। सही है। दासः कौन सी विभक्ति, प्रथमा प्रथमा। लाभः कौन सी विभक्ति, प्रथमा। देखिए मति ही कौन सी विभक्ति, प्रथमा प्रथमा। अर्थात हम जानते हैं कि जिसकी प्रधानता हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। जब हम ऐसे शब्द के जब रूप बनाते थे वहां पर कर्ता को, तो कर्ता को वहां पर क्या कहा जाता, मुख्य नामार्थे, मुख्य नामार्थे प्रथमा। यानी प्रधान मतलब क्या है, मुख्य है। किसके पर प्रधान मतलब मुख्य, और मुख्य नाम को कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। इसीलिए इसमें सारे के सारे में देखेंगे इसमें कौन प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता इसमें होती है। इसमें भले ये पूर्व पद हो, लेकिन पूर्व पद का संबंध किसके साथ है वो यहां पर नहीं है। जैसे कि यहां पर देखेंगे कि मत यूतकम, मत यूतकम, इसमें प्रधानता कौन है, यूतक। यूतक, यूतक अर्थात ये जो झब्बा जो है, ये झब्बा जो है कि शर्ट जो है वो शर्ट क्या है, उसमें मुख्य है। ठीक है, उसी प्रकार तब पुस्तकम, पुस्तकम तो इसमें क्या है, पुस्तकम। ठीक है, राम केसम, तो इसमें मुख्य क्या है, केसम। राम केसहा, तो इसमें मुख्य क्या है, केसा केसहा। बाल मुख्य है, किसके बाल है वो मुख्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस समास में हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होती है। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि समासिक पद बनाते समय संभवित संधि अवश्य होती है। ये नियम तो हर एक में लगने वाला है। जहां जहां समास की जहां जहां संधि होती है वहां पर संधि अवश्यमेव करनी ही है, संधि के बिना नहीं होता है। जैसे दूसरा ही उदाहरण यहां पर देखे थे, बियन नीरम, यहां पर देखे थे ना बियन नीरम, लेकिन मुख्य पद में इसमें क्या है, मुख्य त है, और त का क्या होगा, द। और ये नौ कौन सा अक्षर है, तो पांचवा पांचवा अक्षर है। तो पांचवा से पहले तीसरा हो तो तीसरा का क्या होता है, पांचवा होता है, तीसरा का पांचवा होता है। तो इसीलिए ये तो का क्या हो गया है, 9 हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या बना है, बियन नीरम। ठीक है, दूसरा यह रामेशुहु, तो रामेशुहु इसमें क्या है, ओ प्लस ई, दोनों मिलकर क्या हो, यहाँ पर क्या हो चुका है, ए, दोनों मिलकर ए, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर रामेशुहु। ठीक है, दूसरा यहां पर देखा जाए कि यहां भी क्या है कि मत मती, इसमें जो है इसमें भी वही लगेगा जो अभी बियत निरम में हम लोग देखे। इसमें भी मुख्यतः क्या है, इसमें मत क्या है, मत, और उसके बाद क्या है कि मती। तो यहां भी वही तो का क्या होगा, द, और मौ कितना पांचवा है, इसलिए दो का क्या हो जाएगा, 9 हुआ है। इसलिए यहां पर क्या हुआ है, मनमति। अब इसका भी बात करेंगे, लेकिन पहले नियम का आगे का यहां पर देख लेते हैं। अर्थात इसमें क्या बोला गया है कि सामासिक पद जब भी बनाया जाए और वहां अगर कोई संधि के नियम लगता हो तो वहां पर अवश्यमेव संधि करनी ही है, यानी उसे अवश्य यहां पर संधि करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहां पर उत्तर पद में अगर त्रुच अथवा अक, ये जो है ना त्रुच, तो त्रुच है। एक्चुअल क्या है यहाँ पर प्रत्यय क्या है, त्रुच। तो ये त्रुच है। यहाँ पर जो अक जो लिखा गया है यहाँ पर अक, इसका क्या है, अकणक प्रत्यय है। क्या है, अकणक प्रत्यय वाला। तो जैसे त्रुच वाला हो, अकणक वाला है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में मैं यहाँ पर देता हूं, तो ये दोनों प्रत्यय किसका है, तो ये दोनों प्रत्यय तद्धित का प्रत्यय है, जो कि तद्धित हम लोग देखेंगे इसमें, लेकिन यहां पर नहीं, वो 5वां पार्ट में देखेंगे। और तद्धित का सामान्य से कह दें कि तद्धित है क्या, तो समास से भी जो संक्षेप हो उसे क्या कहा जाता है, तद्धित कहा जाता है। और दूसरा एक विशेषता कि इस तद्धित में अभी तक हम लोग प्रत्यय जो हैं, प्रत्यय ज्यादातर किसे लगाते थे,
नाम को धातु नाम को को धातु को लगाया जाता था। लेकिन ये तद्धित के प्रत्यय में बोला गया है कि वो धातु सिवाय के धातु सिवाय के शब्दों को लगाया जाता है। तो शब्द के कितने प्रकार है? शब्द के चार चार प्रकार है। कौन कौन से? तो सर्वप्रथम जातिवाचक, द्वितीय नंबर गुणवाचक, तृतीय नंबर द्रव्यवाचक और चौथा नंबर पे क्रियावाचक। तो इसमें क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया था और बाकी रहे हुए तीन प्रकार के शब्द को नाम। तो यहाँ पर क्या बोला कि धातु सिवाय के शब्द को, तो धातु सिवाय के शब्द को मतलब इसे नाम को लगाते जाता है। और एक बात, ये तद्धित का प्रत्यय ज्यादातर कहाँ लगते हैं? जब हम समास करते हैं ना, ये तो यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन मध्यमा में जब हम समास करेंगे, समास करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रत्यय है जिसमें तद्धित का प्रत्यय वहां पर लगाया जाएगा। और ऐसे तद्धित का प्रत्यय अनेक प्रकार के, तो वो तद्धित में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर जो तद्धित से बना हुआ, जैसे त्रुत्रुच है, अकर्णक है इत्यादि जो है, तो त्रुत्रुच से जैसे कि यहां पर कौन सा है? रु धातु है, इसमें क्या लगाएं? त्रू लगाएं। तो त्रू यहां पर लगा, तो इसका शब्द क्या बनेगा? क्या बना शब्द यहां पर? हर्तृ। सही है, हर्तृ। चलिए, ये इस शब्द को थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, तो दूसरा शब्द यहां पर दे देते हैं। ये एक शब्द, इस शब्द का तो नाम सुने हैं ना, दा शब्द का दा है, तो इसमें त्रू लगाया जाए तो फिर ये क्या बनेगा? दातृ। तो यहां पर क्या होगा? दातृ। तो इस प्रकार का जो त्रू शब्द से बना हुआ नाम है, फिर इसका रूप होगा कैसे? तो दाता, दातारो, दातारह, दातारम, दातारो, दातृन इत्यादि उसका भी रूप चलता है। ठीक है, उसी प्रकार अकर्णक है, तो अकर्णक जो शब्द वाला जो है, तो ये धातु तो सुने हैं ना, ये कौन सा धातु है? सेव धातु है। इसमें अक प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा? सही है, सेवक। ओके, दूसरा एक शब्द यहां पर मैं लिखता हूं, ये धातु सुने हैं? इसमें भी अक लगाएंगे तो क्या बनेगा? पाचक नहीं, पाचक होता है। क्या होता है? पाचक। तो ये शब्द वाला जिसमें क हो, तो ये त्रुत्रोज अथवा तो अकर्णक प्रत्यय, इसमें ये दोनों कृत प्रत्यय जैसे ये प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे नाम को षष्ठी तत्पुरुष की समास नहीं होता है। प्रथम नंबर क्या बोला गया? जिसमें त्रुत्रुच लगा हो या तो अकर्णक से जो शब्द बना है, उसका फिर षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है, उसका षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है। लेकिन हमारा शास्त्र किस प्रकार के शास्त्र है? अनेकांतवाद। कहते हैं स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, एकांतवाद नहीं है। अब देखिए, अब कोई ये आधा वाक्य यहां तक पढ़े और इसके बाद क्लास में अगर यहां से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो निकल जाए, फिर वो क्या पकड़ के रखेंगे? आधा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यानी तब क्या सोचेंगे कि ये तो त्रुत्रुच वाला, अकर्णक वाला, तो वो तो षष्ठी तत्पुरुष होता ही नहीं, उसी को वो पकड़ के रखेंगे ना। बस यही सिचुएशन समोवसरण में भी होता था। समोवसरण में भी प्रभु यहां पर देशना देते थे, लेकिन कुछ पाखंडियां जो है कि क्योंकि पाखंडियां भी वहां पर आते थे और वहां पर आकर प्रभु के कितने अर्धांश सुनने के बाद वो निकल जाते थे और फिर उसी अर्धांश को पकड़ कर रखते थे कि ये वाणी किसकी है? प्रभु की वाणी है, उसी को अनुसरण करना है। लेकिन वैसे पकड़ने वाले कैसे हैं? एकांतवाद वाला है, और एकांतवाद से कहीं भी सिद्धि नहीं है। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराजा ने
ऐसे व्याकरण शास्त्र में द्वितीय सूत्र ही बनाए। क्या सूत्र बनाए? सिद्धि ही स्याद्वादात्। सिद्धि ही स्याद्वादात्। क्या बताएं वहां पर? सिद्धि ही स्याद्वादात्, अर्थात स्याद्वाद से ही क्या होता है? स्याद्वाद से ही सिद्धि है। इसीलिए ये आधा नहीं, इसी को पकड़ कर रखेंगे कि अका नका और त्रुच वाले लगा हुआ है तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष नहीं होते, ऐसे नहीं। जितने भी नियम है उतने ही क्या होते हैं? अपवाद भी होते हैं। अपवाद। ये सामान्य है कि जहां दिन है वहां क्या होना है? रात होगा है। जहां अंधेरा है और वहां उजाला आएगा ही। क्योंकि हर एक में, जैसे सिक्का भी है, सिक्का ऐसे सिक्का के कितने यहाँ पर पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। तो उसी प्रकार कि ये नहीं, हमें एकांतवाद नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? अनेकांत। इसीलिए यहाँ पर कि ये नियम ही नियम है ऐसे पकड़कर नहीं रखना है, क्योंकि उसके साथ ही यहाँ पर बोला गया कुछ अपवाद भी है जिसका हम लोग षष्ठी तत्पुरुष करते हैं, जिसमें त्रुच और अकर्ण का भी लगा हुआ होता है, लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप में है। जैसे कि लेकिन याजक कैसे बना? यज धातु में अकर्ण का लगाए तो क्या बनता है? याजक। उसी प्रकार परिचारक, पूजक, परिवेशक, स्नापक, अध्यापक, उत्सादक, ये सारे अकर्ण से बना हुआ है। ठीक है। और उसी के साथ त्रुज वाला, जैसे हरत्रु, भर्तृ इत्यादि शब्द के फिर यहाँ पर पुनः षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्या है? वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता भी है, लेकिन ऐसे नियम नहीं करना है। लेकिन प्रायः ये शब्द समझना है। क्या करना है? प्रायः त्रुच और अकर्ण जिसके अंत में हो ऐसे शब्द का षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप में है और वो वहां पर क्या किया जाता है? समास किया जाता है। इसके बारे में हम लोग मध्यमा में विस्तार से करेंगे। ये अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष आया है इसलिए इस नियम को साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर पद में अगर संख्या पूरक नाम हो, ये भी अभी आपके लिए नहीं है, फिर भी यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि मध्यमा में समझने में क्या होगा, तब उस समय सरल होगा। तो इसीलिए यहां पर संख्या पूरक यानी संख्या को पूर्ण करने वाला जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है? संख्या पूरक कहा जाता है। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? संख्या है। संख्या है। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये जो बोला गया ये क्या है? संख्या पूरक। ठीक है। ये संख्या पूरक है। संख्या और संख्या पूरक में क्या अंतर है वो समझ में आया ना सामान्य से? जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? संख्या है। लेकिन संख्या को पूर्ण है कि ये पहली यानी ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, ये अष्टम, नवम, दसम, ये सारे क्या है? ये सारे संख्या पूरक है। कि संख्या को पूर्ण करने वाला जो है उसीलिए उसको संख्या पूरक। तो यहां पर क्या बोला? अगर उत्तर पद में क्या हो? संख्या पूरक। कहां पर संख्या पूरक नाम कहां हो? उत्तर पद मतलब आगे के पीछे सही है, बाद में। ये जो अगर उत्तर पद अगर संख्या पूरक नाम हो अथवा शुक्लता, मधुरता इत्यादि जो लौकिक गुणवाची हैं, आत्मिक गुणवाची ऐसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन जो लोक में प्रसिद्ध हो ऐसे कोई गुणवाची नाम, जैसे शुक्लता सफेद, ठीक, ये क्या है? ये सफेद, ऐसे शुक्लता जिसमें हो उसे क्या बोला जाता है? शुक्लता। शुक्ल की भाव जिसमें हो उसे क्या बोला जाता है? शुक्लता। मधुर की भाव जिसमें हो तो उसे क्या बोला जाता है? मधुरता, या तो फिर माधुर्य इत्यादि जो ऐसे लौकिक गुणवाची शब्द हो ये भी अगर उत्तर पद में हो। प्रथम नंबर क्या वो यहाँ पर क्या बताया गया है? अगर संख्या पूरक उत्तर पद में हो अथवा तो लौकिक शब्द जो है, लौकिक गुणवाची शब्द उत्तर पद में हो तो फिर षष्ठी तत्पुरुष समास वहां पर नहीं होता है, उसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास
नहीं होता है। ठीक है, कहा जहां संख्या पूरक नाम और लौकिक ऐसे गुणवाची नाम उत्तर पद में हो तो उसका समास नहीं होता है। जैसे उदाहरणता के स्वरूप में का षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है, अन्य समास होते हैं। कौन सा समास का यहां पर निषेध किया गया है? षष्ठी तत्पुरुष का समास का निषेध किया है। जैसे कि यहां पर बताया जाए कि एक यहां पर दिया जाए, ओके, क्या लिखा गया है? वारी सूची। तो इसमें गुणवाची नाम कहां पर है? उत्तर पद में। उत्तर पद में है ना। चलिए चलिए, इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा एक गुणवाची, सामान्य जो लौकिक गुणवाची हैं वो हम लोग देते हैं। ठीक है, वारी मधुर। ये मधुरता कहां पर है? उत्तर पद में। उत्तर पद में। तो फिर इसके षष्ठी तत्पुरुष होगा? नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसी प्रकार जहां यहां पर जहां क्या है, संख्या पूरक नाम भी जहां उत्तर पद में हो वहां भी षष्ठी तत्पुरुष वहां पर समास नहीं होते, अन्य समास होता है। क्या समास अन्य समास होता है? उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग मध्यम में अवश्य में वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना यहां पर मुख्यतः ये दो नियम क्या हमें याद रखना है, ये 2 से 3 नियम। प्रथम नंबर नियम कि इस समास में किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की। उत्तर पद की। सेकंड नंबर, इस समास में पूर्व पद जब विग्रह किया जाए तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। ये 2 ध्यान रखना। और तीसरा नंबर में जहां समास जब बनाया जाए तो अवश्य में वो क्या करनी होती है? तब वहां पर संधि करनी ही होती है, वहां पर संधि अवश्य में वो कार्य है, यानी अवश्य करना ही चाहिए। तो यहां पर कुछ उदाहरण यहां पर देखें, जैसे कि बनौषधम। तो बनौषधम में बन शब्द, क्योंकि समास में मुख्यतः दोनों पद को समझना, दोनों पद का ज्ञान होना, दोनों पद का ज्ञात होना वो अति आवश्यक है। जैसे बनौषधम, लेकिन उसमें समझना चाहिए कि इसमें 2 पद कौन कौन से हैं, तभी हम क्या बना पाएंगे? समास बना पाएंगे। लेकिन कोई ऐसे समझे बनौ, क्या करेंगे? बनौ और सधम, तो सधम नामक यहां पर करने जाएं तब कुछ यहां पर बनेगा समास? नहीं। तो इसमें बनौ सधम नहीं है, क्या है? पूर्व पद बन है और उत्तर पद क्या है? औषधम। तो इसमें भी संधि हुई है। कौन से? अ वर्ण के बाद ए या ए, ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर यही तथा ओ होता है। तो ओ और ओ मिलकर यहाँ पर ओ हुआ है, बनौ हुआ है। तो इसमें पूर्व पद को हमेशा यहाँ पर नियम के अनुसार देखें कि पूर्व पद को षष्ठी विभक्ति होती है। तो पूर्व पद में वन है तो वन की षष्ठी वनश्य। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है, वनश्य औषधम इति क्या होगी? वनौषधम। इसके पहले एक हम लोग देखे थे गंगा जलम, स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे ना गंगा जलम, वो भी षष्ठी तत्पुरुष। गंगा का षष्ठी क्या किए थे? गंगायाः। और उसके बाद क्या था? जलम। तो गंगायाः जलम इति गंगा जलम। उसी प्रकार यहाँ पर बियन्नीरम, बियन्नीरम में मुख्य पद क्या है? बियत, और दूसरा पद क्या है? नीर। तो पूर्व पद को षष्ठी, तो बियत व्यंजनांत नाम है, और व्यंजनांत नाम का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय क्या है? अस है, अस प्रत्यय है। तो फिर क्या होता है यहाँ पर? बियतः, बियतः होता है कि नहीं? बियत शब्द नपुंसकलिंग है, तो जगत शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है? जगतः। उसी प्रकार बियत शब्द का क्या होगा? बियतः, यानी बियतः नीरम इति बियन्नीरम रामेषु। तो यहां पर पूर्व पद क्या है? राम, उत्तर पद ईशु। तो राम को कौन सी विभक्ति? षष्ठी। इसीलिए यहां पर क्या हुआ? रामस्य ईशुः इति
रामेषु। उसी प्रकार जीनदासः, तो पूर्व पद जीन, उत्तर पद दास, तो जीनस्य दासः इति जीनदासः। फिर धर्मस्य लाभ इति धर्म लाभ, यहां तक हो गया। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि षष्ठी विभक्ति बोले हैं, वचन नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, यहां पर सारे के सारे एक वचन में हम लोग किए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूर्व पद में सबके सबका एक वचन में ही करना है। क्या हो सकता है? षष्ठी एक वचन भी हो सकता है, षष्ठी द्विवचन भी हो सकता है, और षष्ठी बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ अभी आप बोले कि ये सारे के सारे उदाहरण किसमें है? एक वचन में किया गया है। एक वचन में किया गया है कि नहीं? षष्ठी एक वचन है कि नहीं? तो ये उदाहरण देखकर ऐसे नहीं समझना कि सारे के सारे यहाँ पर षष्ठी एक वचन ही करना है। षष्ठी एक वचन भी किया जा सकता है, द्विवचन भी किया जा सकता है, बहुवचन भी किया जा सकता है। कहां? पूर्व पद में। कहां? पूर्व पद में। और एक ध्यान हमेशा ध्यान में रखना कि उत्तर पद जब भी किसी का भी विग्रह करें तो उत्तर पद हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है प्रायः। हाँ, कौन सी विभक्ति? प्रथमा। ये ज्यादातर, कहीं कहीं होता है अलग अलग विभक्ति में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब भी उत्तर पद जब भी यहां पर छोड़ा जाए वो कौन सी विभक्ति में करनी है? प्रथमा विभक्ति ही करनी है। द्वितीय विभक्ति नहीं, तृतीय विभक्ति नहीं, चतुर्थी विभक्ति नहीं। उन विभक्ति में ले जाने के लिए तद सर्वनाम हमारे पास है कि नहीं? तत्सर्वनाम जी। और तत्सर्वनाम का उसके बाद तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग सरल में जाएंगे, पहले प्रथमा में करेंगे और उसके बाद जिस विभक्ति में ले जाना हो उस विभक्ति में ये तत्सर्वनाम का रूप लगाकर उसमें ले जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी समास हो उसका उत्तर पद कौन सी विभक्ति में होनी चाहिए विग्रह के समय? उत्तर पद हमेशा कौन सी विभक्ति? प्रथमा में ही करने। कितने भी बड़े क्यों ना समास हो, एक ही समास का 4, 5, 6 टुकड़ा करके भी क्यों ना करें, लेकिन जब समास बनाया जाए तब उत्तर पद, जब विग्रह करें तब उत्तर पद हमेशा कौन सी विभक्ति में करनी है? प्रथमा ही करनी। हाँ, इसमें भी प्रथमा के भी एक वचन, प्रथमा के द्विवचन और प्रथमा के बहुवचन ऐसे किया जा सकता है कि आप हर एक में प्रथमा एक वचन ही करना है ऐसे कोई जरूरी नहीं है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कर सकते हैं। वचन में कोई निषेध नहीं है, वचन में कोई निषेध नहीं है। निषेध किसका है? विभक्ति। इतना ये समास में जरूर ध्यान रखना, तो फिर समास अति सरल हो जाएगा। अब अंतिम जो देखे थे यहां पर मम मति ही इति मनमति क्यों किया गया? एक्चुअल मम इसमें कौन सा है? किसका है मम रूप? अस्मद सर्वनाम का है। किसका है रूप है? अस्मद सर्वनाम का मम आता है ना षष्ठी एक वचन में। ठीक है, तो समास में वहां पर बताया गया है कि समास में अस्मद का उस समय अस्मद का क्या आदेश होता है? तो वहां अस्मद के लिए बोला गया है कि मद आदेश होता है। क्या आदेश होता है? मद। युष्मद के लिए क्या आदेश होता है? तो युष्मद के लिए त्वद आदेश होता है। क्या होता है? त्वद। और तब जो है, तब का तो यहाँ पर तो है ही, इसका तो तद सर्वनाम ही है, इसलिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। लेकिन इन दोनों में खास ध्यान रखना है, अस्मद सर्वनाम का कोई भी हो तो समास जब करें तब उसका यहाँ पर कौन सी कहने वहां पर आदेश क्या होगा? मद। और युष्मद का क्या आदेश होता है? त्वद। ठीक है, लेकिन ये तब, ये तो इसका तो तद तो है ही, तो उसका कोई, क्योंकि ये तब किसका रूप है? तद सर्वनाम का ही है ना। हाँ, तो ये जो ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर मम के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? मद। तो यहाँ पर हम क्या लिखे? मद प्लस मति ही, फिर दो का क्या कर देंगे? न, यानी क्या हो जाएगा? मनमति ही। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए अब कुछ, हाँ जी बोलिए। गुरुजी, रामस्ती इशू में जो उत्तर पद में इशू है तो वो प्रथमा कैसे है? इशू प्रथमा तो इशू उत्तर पद में है ना इशू। तो इशू शब्द, इशू ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है।
और हर्षईकार पुल्लिंग शब्द अर्थात भानु की तरह, किसकी तरह? भानु। भानु। और भानु का प्रथमा एक वचन क्या होता है? भानु का प्रथमा एक वचन क्या होता है? भानु होता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो इसीलिए ईशु हुआ है। जी जी गुरुजी। ओके, हाँ जी, A25 क्या प्रश्न है? तो गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि वनश्य है तो वनयोहो भी कर सकते हैं और किया जा वना सकता नाम भी है, कर सकते हैं, किया तीन जा विग्रह लिख सकता है, सकते हैं। किया जा सकता है, लेकिन वो किसके आधार पर कि वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है उसके आधार पर विग्रह होता है। इसलिए बोला गया है एक ही समासिक पद के अलग अलग विग्रह भी हम कर सकते हैं, जी क्योंकि वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, कब कहा गया है, उस वाक्य की रचना देखकर, आगे पीछे के उसके संदर्भ को देखकर हम विग्रह करते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी, लेकिन हमारा वो होमवर्क है ना, उसमें तो सिर्फ एक पद है ना, सामासिक पद ही है। हाँ, तो उसमें इसलिए मैं ऐसा सामासिक पद सोच रही थी। अभी सिर्फ हाँ सामासिक पद है, क्योंकि वो सारे के सारे तो फिर आगे पीछे करने जाएंगे तो फिर ग्रंथ की क्या होगी? वृद्धि, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत जी बड़ा हो गुरुजी। जाएगा। और फिर बड़ा ग्रंथ देखकर ऐसे ही हड़बड़ा जाते हैं, कोई जी उसको जी टच ही करने नहीं जाते। बाकी तो जी जी जैन शासन में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, इतिहास इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है जी समय, गुरुजी। किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अभी तो जी जितना हो वो हमें संक्षेप में दो। जी। नहीं, ये तो मैं इसलिए सोच रही थी कि होमवर्क करते टाइम अगर स्थिरता है तो तीन भी लिख सकते हैं, है ना? लिखा जा तो सकता विभक्ति पक्या हो जाएगी, साथ साथ में थोड़ा अभ्यास भी है, ज्यादा अच्छे जरूर से हो जाएगा। जरूर, हाँ वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। इसलिए बोले ना कि वचन में कोई निषेध नहीं है। निषेध किसमें कहा गया है? विभक्ति को विभक्ति। ध्यान रखना है। वचन एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है। जी ओके, तो चलिए जी। इसी का धन्यवाद। यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाँ, और किसका प्रश्न है? एक A44। हाँ जी। गुरुजी एक द्वंद्व समास है, उसका विग्रह करना है गुरुजी। द्विणी मत्रोष हाँ, धानी। फिर से द्विणी मत्रोष धानी। औषधानी मतलब पीछे का शब्द औषधानी है हाँ, और आगे का द्विणी म है गुरुजी। द्विणी मत्रोषधानी। क्या है? णी। द्विणी हाँ, आगे आगे रस्व रस्व गुरु। ह्रस्व है। ओके। हाँ, द्विणी हम्म, म म त्रो। त्रु। हाँ, त्रो हम्म, सधानी। त्रु सधानी। हाँ, औषधानी आएगा मतलब गुरुजी। त्रो त्रो। तो त्रु करे तो औषध कैसे हो जाएगा? औ होने के लिए औषध होता है ना। गुरुजी त्रो नहीं, त्रो है। आप खड़े हो ना, दिखता नहीं है पीछे त्रो गुरुजी। है ना। त्रो त्रो। हाँ, ओके, तौषधानी। त्रो त्रो। त्र त्र र और गुरुजी। त्र। र और ओके त मिलके त्र त्रो। ओके 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 हाँ ओके ओके। इस प्रकार से हैं द्वि नी म त्रौ षधानी, ये है ना। जी गुरुजी। त्रो डबल है। त्रौ, ठीक है। हाँ हाँ। त्रौषधानी। दीनी म शब्द का अर्थ क्या है वहां पर? दीनी म शब्द देख लीजिएगा कि द्विणी म शब्द का अर्थ क्या है, वो देख लेना। और ये तो दो पद तो हो ही गया है। कौन सा है? हाँ गुरुजी। एक औसत और एक औषधि। दीनी। इसका ना दीनी मात्र मात्र द्विपद मुझे हो। भी नहीं थोड़ा ख्याल आया गुरुजी। अत्र होगा है गुरुजी। अत्र हो जाएगा। अत्र अत्र हो औषध सकता है दी, तो फिर अत्र करेंगे तो फिर द्विनिम ये अव्यय अव्यय होना होगा। चाहिए। तो वो क्या अव्यय होना होगा। चाहिए? अव्यय होना चाहिए। द्विनि अव्यय भाव बना दो। अव्यय होना द्विनिम चाहिए। द्विनिम जो है वो अव्यय होना चाहिए। अत्र भी अव्यय होना चाहिए। और उसके बाद औषधानी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये गुरुजी आंसर में ऐसा है, मित्रम च औषधानी लिखा है। मित्रम। अच्छा हाँ।
तो फिर ये ण नहीं, और ये आगे पर लिखा मी है करो, गुरुजी, यहां पर मी कर दीजिए। दीणी ये भी जो आंसर में नहीं। है गुरुजी, द्विट द्विट च मित्रम च ओह। औषधानि। ओके, तो उसमें ये क्या है कि द्विड शब्द है, ठीक है, द्विड उसका अणा हुआ है, ठीक है, और ये म आधा है, ऐसे होगा, अणो आधा है। ये जो आप जो लिखे हैं ना, इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से है ये कि द्वि अण आधा, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे कि मित्रो, मित्रो सधानी, इसका हो जाएगा। इसमें क्या द्विड शब्द है, क्या है, एक्चुअल मूड शब्द है द्विष, मूर्धन्य ष अंत वाला है द्वेष, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर, मित्र। मित्र, ये दूसरा शब्द है यहाँ पर मित्र, ठीक है। द्विड और मित्र इन दोनों के बीच में पहला द्वंद्व समास होगी, क्या करेंगे, तो वह द्विड च, यहां पर मित्रम च, क्या करेंगे, द्विड च, द्विड या तो ट भी किया जा सकता है, तो इसमें ड नहीं, इसमें ट ही कीजिए, क्योंकि च अघोष है, अघोष है ना च, जी जी इसीलिए क्या होगा, द्विट च मित्रम च इति, क्या हो जाएगा, द्विन्मित्रम, क्या होगा, द्विन्मित्रम। और तीनों तीन का यहां पर देखिए, ये समास इन दोनों के बीच में द्वंद्व है, फिर आगे जो है इसका षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है एक अपेक्षा से, ठीक है, दूसरी अपेक्षा से तीनों तीन को अगर द्वंद्व में लिया जाए तो भी लिया जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये देखिए इसका अर्थ ऐसे भी निकल सकता है, शत्रु और मित्रों के औषध, हो सकते हैं कि नहीं, जी और या तो फिर शत्रु मित्र और औषध ऐसे भी हो सकता है, इतर इतर द्वंद्व लें, तो फिर अगर इतर इतर औषध को भी द्वंद्व में लेना है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये चौ के बाद यहां पर इति नहीं लिखेंगे, उसके बाद भी क्या लिखेंगे, औषधानि च, औषधम च, और उसके बाद इति करके हम लोग क्या कर देंगे, द्विन मित्रौषधानि, ये एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऐसे, क्योंकि वो किस संदर्भ में कहा गया है उसके आधार पर, कि इन दोनों के बीच में द्वंद्व समास कीजिए, द्विट च मित्रम च इति, क्या हो जाएगा, दीन मित्रम, मित्रम, ठीक है, ये क्या हुआ, दीन मित्रम नहीं, दीन मित्रे, क्या करना है वहां पर, दीन मित्रे, क्योंकि ये एक और ये एक 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 कितने होते हैं, दो होते हैं ना, जो होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, दिन मित्रे, मित्रे। और फिर वहां पर षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, दिन मित्रयोः औषधानि इति, दिन मित्रौषधानि। ઇન્દિરાબેન એ ક્યાંથી લઈ આવ્યા સમાસ? આ તો એમાંથી છે, રમ્ય સમાસ વાળામાંથી છે ગુરુજી। ओके, ઓ રમ્ય तो બાળકની એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરો છો? हाँ तो फिर क्या है આપણે તો कि મધ્યમાનું લાગે છે। हाँ, नहीं नहीं, तो इसमें क्या है, किसके संदर्भ में द्वंद्व दिया गया है उसके आधार पर करना है, कि तीनों, ये तीनों का तीन अगर इतर इतर द्वंद्व करना है तो फिर ये एक चौ लगाकर ऐसे भी किया जा सकता है, एक दो तीन है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, औषधानि है। दूसरा संदर्भ में जो अभी मैं बोला कि द्विड और मित्र के बीच में क्या करना है, द्वंद्व करना है, और फिर द्वंद्व। जाकर षष्ठी के करना है, वो किस संदर्भ में कहा गया है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ओके। जी जी गुरुजी जी। ये रम्यक का होगा तो द्वंद्व ही होगा गुरुजी, तीनों मिला के। हाँ, क्योंकि इतर इतर अभी इसी प्रथमा के अनुसार दिया गया है, तो ऐसे हाँ, भी हो प्रथमा सकता के अनुसार ही प्रथमा उन्होंने के बनाया अनुसार रम्यक है, में। है। हाँ, तो फिर और ऐसे भी हो गुरुजी, सकता है। हाँ जी, गुरुजी ये द्वीट कैसे आया गुरुजी, थोड़ा द्विड समझाओ। शब्द कैसे आया, तो ये मूर्धन्य शांत वाला अभी आप लोग का नाम नहीं आया है, ये आगे जाकर आएगा। मूल शब्द अच्छा। इसका क्या है, द्विष है, ठीक है। द्विष शब्द में यहां पर जीरो प्रत्यय लगाएंगे, क्या प्रत्यय लगाएंगे, जीरो। तो देखिए अब यहां पर जीरो प्रत्यय लगाने के बाद इसका पद क्या बनेगा, द्विष, द्विष पद बना, ठीक है। और एक नियम हम लोग सीख चुके हैं कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका क्या होता है, तीसरा तीसरा व्यंजन। तो मूर्धन्य ष कौन से वर्ग में, तो मूर्धन्य ष तो कोई तो वर्ग में है नहीं,
तब वहां पर क्या कर, तब वहां पर क्या लेना है कि इसका वर्ग स्थान देखना है, वर्ग। उच्चारण स्थान देखना है। ऋतु उच्चारण। रसाणाम मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से ट वर्ग में आता है। तो इस जी। ट वर्ग का यहाँ पर तीसरा व्यंजन करें तो तीसरा व्यंजन क्या होता है, ड होता है, द्विड। ठीक है। और एक नियम आया था कि विराम के बाद यानी तीसरा व्यंजन के बाद अगर विराम आए तो इसका प्रथम व्यंजन विकल्प से होता है, इसलिए ट भी होता है। इसका दो रूप होते हैं, द्विड दिड। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद। वापस बोलो। इंदिरा बेन कया पेज पर छे? हाँ जी, नहीं, वो तो इंदिरा बेन से पूछ रही थी, ये कौन से पेज पे है? वो रम्यक समास में। वाला में, वो समास का जो है ना, वो समास में देख लीजिएगा, वहां पर जी। समास चौथा में है, नंबर ना बहुत पेज सारे में हैं। स्टार्टिंग में છે। जी। ओके ठीक है। तो चलिए जी, इस प्रकार से जो है, अब आप लोग के षष्ठी तत्पुरुष के लिए बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष में अगर देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष में बहुत सारे उदाहरण आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, उसी उदाहरण का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, रॉन्ग बोला अनुष्का, लोग बोला, लोग। 84 804 के 84 कौन है? बज्जो नहीं, बज्जो घराना। 04 A4 क्या चल रहा है यहाँ पर? एक एक क्लास में दो क्लास एक साथ। गुरुजी, हाँ जी, द्वंद्व समास के भी वो आपने एग्जाम्पल दिए ना प्रैक्टिस बुक में, वो सॉल्व कराने बाकी है। वो तो तो सॉल्व वो तो षष्ठी पुरुष के आप करवा देंगे एक बार सॉल्व, तो वो सॉल्व अच्छे तो से हो करा जाएगा। दिए थे, सारे के सारे सॉल्व करा दिए थे, द्वंद्व समास का करा दिए गुरुजी। करा दिए। पूरा हो गया गुरुजी। हाँ जी, द्वंद्व समास का सॉल्व हो चुका है। नहीं, प्रैक्टिस आपने जो दिए थे ना दूसरे एग्जाम्पल वगैरह, हाँ, दूसरे एग्जाम्पल उसका समास का उसका प्रैक्टिस बुक में वो जो है वो उसका विग्रह करके करा दिए हैं। गुरुजी अच्छा 84 पेज, अजू एक ऊपर। हाँ जी, ये तो कराए थे कि नहीं, नर हाँ, नार्यो ये करा दिया आपने सब पूरे अज्ञानादि सबके सब क्या, सदसती, शायद आप एब्सेंट रहे होंगे, ये सारे के ये सारे के सारे यहाँ पर करा दिए। अब जो है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष में कुछ उदाहरण, सिर्फ आज इतना सिर्फ उदाहरण आप लोग को करके लाना है यहाँ पर। हाँ, तो प्रथम उदाहरण क्या है, वनौषधम, जो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा क्या है, गंगा पारम। तो इसमें देख लीजिए पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। हमेशा इस समास में पूर्व पद को कौन सी विभक्ति करनी है, षष्ठी करनी है, और उत्तर पद को कौन सी विभक्ति करनी है, प्रथमा करनी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि गंगा पारम, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, यानी पूर्व शब्द कौन सा है पूर्व पद में, गंगा। इसमें क्या देखेंगे कि पूर्व पद जो है वो पूर्व पद क्या है इसका, तो पूर्व पद गंगा है, और उत्तर पद में क्या है, तो उत्तर पद में यहां पर देखेंगे कि पारम। उसके बाद है हस्ताग्रम। तो हस्ताग्रम जो है इसमें भी पूर्व पद क्या है, हस्त, उत्तर पद क्या है, अग्रम। ठीक है, उसके बाद गणोधरोक्ति। तो गणोधरोक्त में पूर्व पद गणधर। ठीक, इतना ये मात्र पूर्व पद भी अगर कर लिए ना तो फिर आराम से हो जाएगा। इसमें शब्दानुशासनम में पूर्व पद शब्द, मात्र शब्द क्या है पूर्व पद में, शब्द। ठीक है, फिर चंदन गंध, इसमें पूर्व पद चंदन। उसके बाद क्या है यहाँ पर, दासी पुत्र, तो पूर्व पद दासी। आचार्य पुत्र, पूर्व पद आचार्य। कल्याणी माता, पूर्व पद कल्याणी। भवत पुत्र, पूर्व पद भवत, सही है। उसके बाद कूपजलम, पूर्व पद यानी पूर्व पद क्या करना है इसका, कूप, सही है, कूप। इक्षु रस, पूर्व पद इक्षु। आम्र शाखा, पूर्व पद आम्र। वस्त्रांचलम, पूर्व पद वस्त्र। इतिहास बोधम, पूर्व पद इतिहास। कवि काव्यम, पूर्व पद कवि। ओके, सही है। गणधर सूत्राणी, पूर्व पद गणधर। प्रजापति ही, पूर्व पद
प्रजा प्रजा। मुनीश्वरः पूर्व पद मुनि मुनि, सही है। पाषाण प्रतिमा पूर्व पद पाषाण पाषाण। सूर्योदय पूर्व पद सूर्य सूर्य। नरपति पूर्व पद नर नर। वर्षा जलम पूर्व पद वर्षा वर्षा। वट वृक्ष पूर्व पद वट। पुष्पमाला पूर्व पद पुष्प पुष्प। विधि लेख पूर्व पद विधि विधि। देखिए इसमें को बहुत सारे नाम आया है। अकारांत भी है, आकारांत भी है, व्यंजनांत भी है, हर्ष कहने हर्ष इकारांत भी है कि नहीं? जी गुरु है ना? तो इन सभी का रूपों को याद रखना है, क्योंकि पूर्व पद में हमेशा कौन सी विभक्ति करनी है? षष्ठी। तो इससे ये तो इतना तो याद तो आपको करना ही होगा कि षष्ठी विभक्ति कम से कम तो याद तो हो जाएगा। होगा कि नहीं? षष्ठी विभक्ति होगा। होगा ना? तो ये षष्ठी विभक्ति जो है, क्योंकि पूर्व पद को हमेशा षष्ठी विभक्ति और उत्तर पद को प्रथम। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करके आइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यही तत्पुरुष समास में दूसरा एक तत्पुरुष समास है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। तो नए तत्पुरुष समास क्या है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस दिया गया है इसका प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।